गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज से हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ड है केमिस्ट्री या जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हमें उसकी डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। केमिस्ट्री जो होती है बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the composition, properties and reaction of matter and reactions of matter। ठीक है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो एंड वो पूरे अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, वो हमारा मैटर होता है, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है बेटा, वो उसी मैटर की कंपोजिशन का क्या मतलब है कि वो जो मैटर है वो किस चीज से बना हुआ है, कैसी कैसी उसकी प्रॉपर्टीज हैं एंड वो किस तरीके से रिएक्शंस शो करता है जब वो दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपकी केमिस्ट्री होती है। उसके बाद देखिए बेटा, जो केमिस्ट्री है उसको हम मेनली 4 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो केमिस्ट्री है आपकी, उसको हम 4 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा हमारी वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। सेकंड पर आपकी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम कार्बन और हाइड्रोजन जो इकट्ठे होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। वो जो एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि उन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो वो होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड होती है बेटा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स और जो थ्योरी है हमारी फिजिक्स की, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, कि जो फिजिकल टेक्निक्स हैं वो हमारे किस काम आ सकती हैं केमिकल सिस्टम को स्टडी करने में। एंड बेटा फोर्थ होती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए वैसे तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो इन तीनों में ही इंक्लूडेड होती है। उसका क्या रीजन है? एनालिटिकल का मतलब होता है बेटा एनालाइज करना, ठीक है। तो कोई भी नया कंपाउंड है या कोई भी रिएक्शन है, वो अलग अलग कंडीशंस में किस तरीके से चेंज हो सकती है, उसके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कितने चेंज हो सकते हैं, आपकी स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से चेंज हो सकता है, वो हम सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। कि मान लो कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उनमें कभी हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कभी हमने प्रेशर चेंज कर दिया, ठीक है, कभी हमने हीट की रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी, कभी हमने उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी अपने रिएक्टेंट्स की, ठीक है। तो अलग अलग चेंजेस करने पर जो हमें प्रोडक्ट्स में चेंज दिखाई देंगे वो हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है बेटा। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेटलर्जिकल केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी इन मेन 3 ब्रांचेस के अंदर ही आती है, ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन है। जो हमारा 11th क्लास का कोर्स होने वाला है वो हम इन 3 पार्ट्स में ही स्टडी करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है बेटा। तो अभी हम देखते हैं अपना सिलेबस, क्लास 11th का सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक में देखते हैं कौन सी यूनिट्स हैं, फिर फिजिकल में देखते हैं कौन सी यूनिट्स आएंगी, एंड ऑर्गेनिक में देखते हैं कौन सी यूनिट्स आएंगी।
ठीक है, तीनों ही ब्रांचेस को हम देखते हैं। और बेटा एक फोर्थ भी आएगा यहां पर, जिसको हम बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स। इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक का मतलब होता है बेटा जो इन तीनों ब्रांचेस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। ठीक है, हम उन टॉपिक्स को किसी एक के अंदर नहीं डाल सकते, वो तीनों से ही रिलेटेड होता है, इसीलिए उसको इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक बोला जाता है। तो इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो आने वाली है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर हम जो हर एक केमिस्ट्री में यूज होने वाले कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी, कुछ जनरल कंपोनेंट्स, ठीक है ना, उनके बारे में स्टडी करेंगे, जो हमारे तीनों की तीनों ब्रांचेस में काम आने वाले हैं। एंड जो इसका दूसरी यूनिट है, मतलब जो लास्ट यूनिट है ना आपके कोर्स की, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से है 11th क्लास में, तो वो आपकी इंटरडिसिप्लिनरी में आती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बेटा सबसे पहली यूनिट आपकी आएगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, फिर आपकी आएगी क्या, पीरियोडिक टेबल, यूनिट नंबर 3, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक में है आपकी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यह है आपकी थर्ड यूनिट। इसके बाद बेटा इनऑर्गेनिक में आपकी आएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपकी 6 यूनिट्स है बेटा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी सबसे पहले आएगी बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर बेटा आपकी आएगी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद बेटा आपके आएगी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आपके वैसे तो 2 यूनिट्स बनने वाली हैं, एक पूरी यूनिट आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम की है बेटा, एंड एक पूरी यूनिट आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम की है। ठीक है, एंड फोर्थ यूनिट इसके अंदर आती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 11th क्लास में सिर्फ 2 यूनिट है, बट ये जो 2 यूनिट्स है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। जब आप आगे हायर स्टडीज करने जाते हैं तो बच्चे चाहे वो एमएससी पीएचडी तक कर ले, उनके ये बेसिक्स तब तक भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो जो 11th 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रखनी है अपने दिमाग में। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स जो हैं वो आपके 11th में ही बनते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट यूनिट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। एंड दूसरी यूनिट है बेटा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये आपका एंटायर सिलेबस है क्लास 11th का, क्लास 11th के कोर्स का ये आपका एंटायर सिलेबस है। हम देख सकते हैं आपकी टोटल 14 यूनिट्स हैं, 6 आपकी इनऑर्गेनिक में है, 4 आपकी फिजिकल में है, 2 आपकी ऑर्गेनिक में है एंड 2 आपकी इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स में है। ठीक है, अब एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देता हूं, वो है आपकी बुक्स से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि जब हम सीनियर क्लास में आते हैं तो हमें जानकारी देने वाले बहुत से लोग होते हैं, हमारे सीनियर्स हो सकते हैं, हमारे कोई बड़ा भाई बहन हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स सबसे आगे होते ही हैं। ठीक है, तो बेटा आपके पास मार्केट के अंदर बहुत सारी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, प्रदीप्स की है, दिनेश की है, ओसवाल की है, अरिहंत की है,
MTG की है ना, मॉडर्न ABC की है, OP टंडन की है, बहुत एक मतलब एक पूरी मार्केट है आपके पास बुक्स की। लेकिन मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहता हूं, बेटा आपको NCERT को कभी भी स्किप नहीं करना है, ना ही आपको ये सोच के चलना है कि अगर हम हायर लेवल की बुक पढ़ लेंगे तो NCERT अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, जो 11th और 12th की NCERT बुक्स हैं वो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है। ठीक है, जो बोर्ड या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है, ठीक है, या नीट का एग्जाम दे रहे हो आप, या फिर आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, ओलंपियाड्स वगैरह में पार्ट ले रहे हो, NTSC है, KVPY है, किसी भी अथॉरिटी के अंडर आप एग्जाम दे रहे हैं, NCERT बुक आपकी स्टैंडर्ड रहेगी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो आप रेफरेंस बुक जिसकी भी लैंग्वेज आपको समझ आती है आप वो ले सकते हैं, लेकिन NCERT बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए। एंड पहले आप NCERT पढ़िए। ठीक है, NCERT बुक्स बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं आपकी 11th में एंड 2 ही बुक्स हैं आपकी 12th में। ठीक है, तो NCERT पे आपको मेन फोकस रखना है। कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप रेफरेंस बुक्स को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या रेफर कर सकते हैं। समझ गए? तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे बेटा, जो कि है आपकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ऑलराइट, टिल देन गुड बाय एंड प्लीज ये आपका ही चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।